जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्किन। दोस्तों एल्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n। CN दोस्तों CnH2n, जहाँ पर N जो होता है दोस्तों वो नंबर ऑफ कार्बन्स होता है। N तो यहाँ पर कार्बन की संख्या होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कार्बन की संख्या होती है। यहाँ पर दोस्तों इसमें से क्या होता है कि किन्हीं दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी देखना महत्वपूर्ण है ताकि उसके आसपास जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम जान सकें। दोस्तों इसमें दिया है कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन जो होता है दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध युक्त संतृप्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होता है। दोस्तों ये जो अल्केन होता है वो संतृप्त होता है, जबकि अल्कीन और अल्काइन ये दोनों असंतृप्त होते हैं। आगे दिया है कि अल्काइन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उसे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। दोस्तों ये जो नीचे वाला है ये आयनिक बंधन के बारे में दिया हुआ है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसको विद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। दोस्तों एसिटिक एसिड का सूत्र हम जानते हैं CH3COOH होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। दोस्तों एसिटिक एसिड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में आंसर दिया रहता है और मैं आपको हर एक वीडियो में ये बात करता हूँ कि यहाँ पर साइड में आंसर दिया है, लेकिन आप लोग हमेशा खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सब लोग का अभ्यास हो सके। इसके भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH होता है। सिरके का यूपेक नेम एथेनोइक अम्ल होता है। दोस्तों एथेनोइक अम्ल इसका यूपेक नेम होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। दोस्तों इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड COOH इसी की बात कर रहा है। दोस्तों बॉन्ड COOH ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है बॉन्ड COOH। बॉन्ड COOH दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है यूपेक नाम के बारे में। तो दोस्तों किसी किसी प्रश्न में इसका पूरा नाम भी पूछता है, यूपेक का पूरा नाम। तो दोस्तों यूपेक का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इसको भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? इसमें पूछा दोस्तों कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। साथ ही दोस्तों हमारे आमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही दोस्तों साइट्रिक अम्ल के बारे में जानते हैं कि ये जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों ये जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में, तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही हमारा आंसर जो है डी नंबर एसिटिक एसिड हो जाएगा। जो प्रश्न था कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग अचार बनाते हैं दोस्तों घर पर, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी सिरका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। CO2 दोस्तों उसमें CO2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि CO2 होती है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। इसको उच्च दाब पर दोस्तों सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। यही कारण है दोस्तों कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तेज़ी से हिलाकर खोलते हैं तो वह ऊपर की तरफ पूरी फव्वारे की तरफ फेंकने लगता है। तो उसका कारण दोस्तों CO2 ही है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसके कारण हम बोतल को सेक करके यानी कि हिलाकर जब उसे खोलते हैं तो वो जो है फव्वारे की तरह उसमें से जो द्रव रहता है वो बाहर की ओर फेंकने लगता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, खनिज क्या है? ऑप्शन है द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक ठोस। खनिज दोस्तों अकार्बनिक ठोस होता है। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भूगर्भियों के अनुसार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस होता है। प्राकृतिक रूप से दोस्तों पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस होता है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। जैसे दोस्तों लोहा हो गया, आयरन जिसको बोलते हैं आयरन, मैग्नीज, है ना दोस्तों, ये सभी जो होते हैं हमें धरती के अंदर से पाए जाते हैं जो कि अकार्बनिक होते हैं। या फिर कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये लोग अकार्बनिक हैं। कैसे हैं दोस्तों ये सब अकार्बनिक, ये सब अकार्बनिक तत्व हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जो सेकेंड दोस्तों वर्ल्ड वार हुआ था वो 1939 से 1945 तक चला था। 1939 दोस्तों 1945 तक चला था। और उसी दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे दोस्तों। तो 6 दिसंबर 1945 में, पहला 6 दिसंबर 1945 में और दूसरा 9 दिसंबर 1945 में। पहला तो 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 दिसंबर 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय दोस्तों उस बम का नाम रखा गया था। लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था और इस जो बम था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? तो लिटिल बॉय। ये भी प्रश्न में पूछता है दोस्तों, उस परमाणु बम का नाम क्या रखा गया था? लिटिल बॉय। जबकि दोस्तों नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिराया गया था और उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। साथ ही दोस्तों उस परमाणु बम का नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था फैटमैन। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। दोस्तों, जो प्राकृतिक तत्व होता है वो एक ही प्रकार का परमाणु से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। दोस्तों, पोटेशियम जो होता है वो अभिक्रियाशीलता जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसमें सबसे ऊपर रहता है पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद दोस्तों, पोटेशियम को संकेत में क्या लिखते हैं, और पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। दोस्तों, अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी होती है, अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। उसमें परमाणु जो पोटेशियम है ये सबसे टॉप पर रहता है, सबसे ऊपर रहता है, और उसके बाद सोडियम रहता है, और नीचे घटते घटते अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया जाता है, और नीचे में सबसे कम में ऑरम आ जाता है। ऑरम जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, गोल्ड, Ag आता है जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं। तो ये दोस्तों, ये सबसे कम अभिक्रियाशीलता में ये लोग आते हैं, जबकि पोटेशियम और सोडियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के में इसकी गणना की जाती है। इसमें दिया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। तो यहाँ दिया दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, इससे कम सोडियम, और इससे कम कैल्शियम, और उससे कम आयरन होता है। यहाँ पर दिया है दोस्तों प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन है निकेल, रोडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। दोस्तों, श्वेत धातु जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है। दोस्तों, श्वेत धातु जो होता है वो लेड यानी कि सीसा और अन्य धातुओं का ये मिश्रण होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जबकि बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम को उजला सोना के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम को उजला धातु नहीं बल्कि उजला सोना के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि मूल रूप से श्वेत धातु लेड तथा लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कैडमियम, बिस्मथ, जस्ते की मिश्र धातु होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि जो श्वेत धातु होता है वह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, जो कि लेड से, लिथियम से, या फिर कैडमियम, बिस्मथ, जस्ते, इन सभी को मिलाने से लगभग ये तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।